नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1937 में, और महात्मा गांधी के उस एक कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार को समझते हैं जिसने भारत की शिक्षा की पूरी तस्वीर बदलने की कोशिश की। इसे वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ये थी क्या, आइए जानते हैं। जरा सोचिए तो, क्या हो अगर स्कूल सिर्फ रटने रटाने की जगह ना होकर कुछ बनाने, कुछ रचने की जगह बन जाए। एक ऐसी शिक्षा जहां ज्ञान सिर्फ किताबों से निकलकर हमारे हाथों में आ जाए। बस यही एक सवाल था जो गांधी जी के उस बड़े विचार के केंद्र में था, और यही आज हमारी इस पूरी पड़ताल की बुनियाद है। तो बात है 1930 के दशक की। देखिए, उस वक्त भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और गांधी जी का यह मानना था कि भाई राजनीतिक आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक हमारे पास अपनी खुद की शिक्षा व्यवस्था ना हो। मतलब साफ था, उस समय एक बहुत बड़े बदलाव की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। और उस समय की जो ब्रिटिश शिक्षा थी ना, और जो गांधी जी की सोच थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अंग्रेजों का मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो उनके लिए क्लर्क का काम कर सकें। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी चाहते थे आत्मनिर्भर, अपने पैरों पर खड़े नागरिक बनाना। तो ये लड़ाई सिर्फ साक्षरता की नहीं थी, ये लड़ाई थी सच्ची शिक्षा की। अब देखिए, ये विचार कोई रातों रात नहीं आ गया। इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। 1937 में गांधी जी ने अपने जर्नल हरिजन में इसके बारे में लिखना शुरू किया। फिर अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक बड़ा राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए इस पूरी योजना को एक ठोस, एक व्यवहारिक आकार दिया। तो चलिए अब इस योजना की आत्मा को समझते हैं, इसके मूल दर्शन को। क्योंकि ये सिर्फ एक सिलेबस या पाठ्यक्रम नहीं था, नहीं, ये तो जीने और सीखने का एक बिल्कुल नया फलसफा था, एक नया दर्शन था, जिसे नाम दिया गया नई तालीम। तो ये नई तालीम है क्या? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ तो बहुत सीधा है, नई शिक्षा। लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। इसका मतलब था एक ऐसी बुनियादी, एक ऐसी समग्र शिक्षा जो बच्चे के सिर्फ दिमाग को नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके हाथ, तीनों को एक साथ शिक्षित करे। इस पूरे दर्शन के कुछ मूल स्तंभ थे। क्या थे वो? पहली बात, 7 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य हो। दूसरी, पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा हो, अंग्रेजी नहीं। और सबसे जरूरी बात, शिक्षा किसी एक उत्पादक हुनर, किसी प्रोडक्टिव क्राफ्ट के इर्द गिर्द बुनी जाए। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था श्रम की गरिमा को समझना और एक अहिंसक समाज बनाना। गांधी जी ने इसी को अपना मशहूर 3H मॉडल कहा, यानी हेड, हार्ट और हैंड। हेड यानी दिमाग, जिसे ज्ञान और सोचने की शक्ति मिले। हार्ट यानी हृदय, जिसमें नैतिक मूल्य पनपें। और हैंड यानी हाथ, जिन्हें कोई हुनर आए। मतलब मकसद सिर्फ किताबी कीड़ा बनाना नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण, एक संतुलित इंसान तैयार करना था। ठीक है, फिलॉसफी तो बहुत अच्छी है, पर यह सब क्लासरूम के अंदर काम कैसे करता? इसका जवाब था एक शब्द में, बुनियादी शिल्प। और ये कोई हॉबी क्लास या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं था। नहीं, ये तो वो धुरी थी, वो केंद्र था जिसके चारों ओर बाकी सारे विषय घूमते थे। अगर स्कूल के एक आम दिन को देखें तो 5.5 घंटों में से सोचिए 3 घंटे 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ हस्तशिल्प के काम के लिए रखे गए थे। ये साफ दिखाता है कि हाथों से काम करना, क्राफ्ट, इस पूरी व्यवस्था के दिल में था। ये कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं थी। तो फिर बाकी विषय कैसे पढ़ाए जाते थे? इन सबको एक साथ जोड़ने वाली जो कड़ी थी, जो गोंद था, वो था सहसंबंध का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में कोरिलेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि कोई भी विषय, चाहे वो गणित हो या विज्ञान, उसे अलग से नहीं पढ़ाया जाता था। हर चीज, हर विषय उस एक मुख्य शिल्प से ही जुड़ा हुआ था। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो और साफ हो जाएगा। मान लीजिए स्कूल का जो बुनियादी शिल्प है वो है कताई और बुनाई, ठीक है? तो अब देखिए, विज्ञान की क्लास में बच्चे कपास के पौधे के बारे में सीखेंगे, चरखे के पीछे की फिजिक्स को समझेंगे। गणित में वो धागे की लंबाई नापेंगे, लागत और मुनाफे का हिसाब लगाएंगे। सामाजिक विज्ञान में वो भारत में कपड़ा उद्योग का इतिहास पढ़ेंगे और उसका समाज पर क्या असर पड़ा ये जानेंगे। यहाँ तक कि कला में भी इसी प्रक्रिया से प्रेरणा लेकर चित्रकारी करेंगे। देख रहे हैं, सब कुछ आपस में जुड़ा है, जैसे एक मकड़ी का जाला, जिसके केंद्र में वो शिल्प है। लेकिन जैसा कि हर बड़े और क्रांतिकारी विचार के साथ होता है, इस योजना को भी हकीकत की जमीन पर कई चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ये विचार सुनने में जितना आदर्शवादी लगता था, इसे लागू करना उतना ही मुश्किल साबित हुआ। जो सबसे बड़ी आलोचना हुई वो इसके आत्मनिर्भर वाले पहलू को लेकर हुई।
मतलब ये जो विचार था कि बच्चे जो सामान बनाएंगे उसे बेचकर स्कूल का खर्च निकाला जाएगा, इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए। उनका डर ये था कि कहीं ये बाल मजदूरी को बढ़ावा ना दे दे, कहीं स्कूल स्कूल ना रहकर छोटे छोटे कारखाने ना बन जाएं। और भी कई मुश्किलें थीं। कुछ आलोचकों का कहना था कि भाई ये योजना गांव के लिए तो ठीक है, पर शहरों की औद्योगिक जरूरतों का क्या? कुछ को लगा कि इसमें साहित्य और कला जैसी चीजों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। फिर एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती थी। ऐसे शिक्षक कहां से लाएं जो इस नए तरीके से पढ़ा सकें? उन्हें ट्रेन करना बहुत मुश्किल था। और हां, इसमें कोई फाइनल एग्जाम जैसी चीज नहीं थी, जो उस समय की पारंपरिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग था। और इन सबके ऊपर उस समय की राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी इस पर बड़ा असर डाला। हुआ ये कि 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस के मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया, और इसके साथ ही इस योजना को जो सरकारी समर्थन मिल रहा था वो अचानक से रुक गया। जाहिर है, इसकी रफ्तार एकदम धीमी पड़ गई। तो सवाल उठता है कि क्या ये योजना पूरी तरह से फेल हो गई? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ये अपने असली मूल रूप में पूरे देश में लागू नहीं हो पाई, लेकिन इसका जो विचार था, इसकी जो आत्मा थी, वो आज भी हमारी शिक्षा नीतियों में कहीं ना कहीं जिंदा है। वर्धा योजना का वो जो बीज था, वो समय के साथ अलग अलग रूपों में विकसित होता रहा। 1960 के दशक में ये कार्यानुभव के रूप में आया। फिर 1970 के दशक में SUPW यानी सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के तौर पर स्कूलों में शामिल हुआ, और आज इसका अक्स हमें साफ साफ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी दिखाई देता है। आज की जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो कहती है कि क्लास 6 से ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उन्हें इंटर्नशिप के मौके मिलने चाहिए। अब सोचिए, ये और क्या है? ये उसी नई तालीम की तो एक सीधी गूंज है। गांधी जी का वही विचार कि बच्चों को कम उम्र से ही किसी हुनर से जोड़ा जाए, आज एक नई शक्ल में हमारे सामने है। और कमाल की बात यह है कि इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। आज दुनिया भर में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर है, उसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं गांधी जी के इसी क्रांतिकारी विचार में खोजी जा सकती हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या शिक्षा के भविष्य की जिन बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल हम आज ढूंढ रहे हैं, उसका जवाब हमें 80 साल से भी पहले दे दिया गया था? शायद आज शिक्षा को सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि हाथ और दिल से भी जोड़ने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।